Hello students, welcome back on my YouTube channel. I hope all are well. Let us all continue next class without wasting any time. In the previous class we already solved mass and weight like difficult numericals. In this class we solved some properties like gravitation, mass etc. और स्टूडेंट्स ज़रूर बताना आपको टॉपिक कौन सा सबसे अच्छा लगा। चलिए स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? इनिशियल मास, ग्रेविटेशनल मास और मेजरमेंट्स ऑफ इनर्शियल मास। ठीक है, और आज क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल मास बाय ए फिजिकल बैलेंस। ये बोल रहा है कि हम आज की क्लास में निकालेंगे ग्रेविटेशनल मास एक प्रॉपर फिजिकल बैलेंस यूज़ करके, मतलब एक्चुअल सर्किट यूज़ करके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। फिजिकल बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये बोल रहा है कि हमारा जो फिजिकल बैलेंस है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अ सेवरल फोर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ये बोल रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु को हम बैलेंस करते हैं किसके द्वारा? किसी फोर्स के द्वारा एक ही प्लेन पर, तो जो उसकी मूवमेंट्स का क्लॉकवाइज जो सम आता है वो उसके जो दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट्स हुई हैं उसके सम के इक्वल आता है। द एसेंशियल पार्ट ऑफ फिजिकल बैलेंस इज दिस। तो ये इसकी जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एक फिजिकल वो दे रखी है पिक्चर कि ये किस टाइप से होता है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या दे रखा है। देखिए, ये सबसे पहले हमारा, देखिए आपने वो देखा है, आपने तो नहीं देखा होगा, पहले के टाइम में यूज़ की जाती थी ताखड़ी बोलते थे जिनको। ठीक है, आज के टाइम में तो ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन आ गई है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसे ही वेट्स को मेज़र किया जाता था। ये हो गया लेफ़्ट साइड, ये हो गया मेरी राइट साइड। ठीक है, देखिए क्या क्या दे रखा है इन्होंने। ये देखिए, ये कोई टेबल है, उसके नीचे 2 लेवल स्क्रूज़ लगा रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, उसके नीचे हम टायर नहीं लगाते उसको बैलेंस करने के लिए, तो कुछ इस टाइप से तो 11 स्क्रू लगा रखे हैं। ठीक है, ये अरेस्टिंग नोब। ठीक है, ये कुछ टाइप से आपने वो देखा होगा ना, जैसे कुएं से पानी निकालते थे, रस्सी खींचते थे, तो वो जो सर्कल सा होता था ये उस टाइप से है, तो इसको बोलते हैं अरेस्टिंग नोब। यहाँ पर इन्होंने एक स्केल को फिट किया है, एक स्केल लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और स्केल के ऊपर एक पिलर लगा रखा है, जिस पिलर के ऊपर ये देखो क्या है, ये देखो ये दे रखा है इन्होंने सेंट्रल नाइफ एज। ये कुछ इस टाइप का होता है, एज्ड बोलते हैं जिसको। इस पर एक रस्सी टांगी हुई है, देखो ये जो इससे अटैच है स्केल से। ठीक है, इस रस्सी को ये हिले ना, तो यहाँ पर ये लगा रखा है प्लम्ब लाइन। ठीक है, ये ताकि इधर उधर जाए ना। ठीक है, अब देखिए ये बैलेंसिंग स्क्रूज हैं, इससे हम इन दोनों के जो हमारे वेट लटके हुए इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये बो दे दिया और ये पेन दे दिया। ठीक है, और ये स्ट्रिप अप, ये दोनों जो हमारे वेट्स लटके हुए हैं इनको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए इनको बोलते हैं स्ट्रिप्स अप। ठीक है, बैलेंसिंग स्क्रू देखा होगा ना आपने, जैसे कोई भी हमारा नट ऐसे हम हाथ से चाहे निकालते हैं तो ऐसे करके घुमाते नहीं हैं कुछ इस टाइप से, तो वो उस टाइप का होता है। मैं आपको एक्चुअल इस एक्सपेरिमेंट्स की पिक्चर शो करती हूँ कि ये लैब में किस टाइप का दिखता है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो आपने अभी भी पिक्चर देखी थी वो इसकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली अपरेटस थे जो हम लैब में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट पेन एंड द स्टैंडर्ड वेट्स आर प्लेस्ड इन द राइट पेन। ये बोल रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट का हमें वेट मेज़र करना है वो तो हम लेफ़्ट वाले पेन में रखेंगे, और जो हमारे पास वेट्स हैं, ठीक है, उनको हम राइट वाले पेन में रखेंगे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? द वेट्स आर एडजस्टेड टिल द बीम्स बिकम हॉरिजॉन्टल। ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो भी वेट्स रखे हुए हैं दोनों में, एक तो हमारा नोन है जो हमें पता है ऑलरेडी, एक अननोन है। ठीक है,
तो ये बोल रहा है कि इसके वेट्स को तब तक एडजस्ट करना है यहाँ पर इस स्केल्स के द्वारा, ठीक है। ये हमारी अरेंजमेंट नोब से इसको घुमा करके ऐसे रोटेट करके इसको तब तक एडजस्ट करना है तब तक ये दोनों एक लेवल में इक्वल में आ जाएं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। इन द कंडीशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्टैंडर्ड वेट्स। ये बोल रहा है कि क्या होगा इस कंडीशन में जो हमारी ऑब्जेक्ट्स रखी थी इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दूसरी हमारे नॉन वेट्स रखे हुए हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हैंस द ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ जी। अब बोल रहा है उससे क्या होगा, अगर हमारे दोनों के फोर्स इक्वल हो गए तो क्या होगा, मास भी दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड वेट होगा वो भी दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो इफ़ेक्ट ऑफ जी है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एफ इज़ इक्वल टू एम जी होता है ना, फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक तो हमारी नन एक और नन, तो दोनों का फोर्स एफ, एक का F1 मान लेते हैं, एक का F2, ठीक है। एक का मास m1 मान लेते हैं, एक का m2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो इन दोनों का फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स वो इक्वल हो जाएगा और मास भी दोनों का इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण जो इफ़ेक्ट ऑफ जी है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। चलिए आगे देखिए क्या दे रखा है। हाउ कैन अ स्प्रिंग बैलेंस बी यूज्ड टू मेजर द ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी। ये बोल रहा है कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि स्प्रिंग को किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल मास के द्वारा, ठीक है। मतलब कोई बॉडी है उसके अंदर ग्रेविटेशन मास है तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या पढ़ा था हमने ग्रेविटेशनल मास में कि जो हमारा कोई भी मास ऑफ बॉडी है वो कैसे डिटरमाइन होता है, जब होता है जब ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल को खींचते हम, जब मान लीजिए कोई अर्थ है तो वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है तो उस टाइम पर जो मास होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। चलिए देखिए क्या दे रखा है आगे, ग्रेविटेशनल मास बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। देखिए in a spring balance the gravitational force on a body stretches the spring and we measure the elongation of a spring। ये बोल रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस में जो हमारे क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी है वो स्ट्रेच होगी, मतलब खींचेगी स्प्रिंग की, उसके कारण क्या होगा, एलिंगनेशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग भी घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। द एलिंगनेशन डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इन टर्म इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है, ठीक है, ठीक है। ये लाइन है, इससे हमने रोप स्प्रिंग को ऐसे हैंग कर रखा है, लटका रखा है, ठीक है। और इसको इजीली मेज़र करने के लिए क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर स्केल लगा दिया, ठीक है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया, ये हमारा स्प्रिंग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा मेजरिंग स्केल हो गया। अब क्या किया इन्होंने, इस रोप से, जो स्प्रिंग वाली रोप थी, इस पे तो कुछ नहीं लटकाया, खाली लटका दिया और इस पे वेट लटका दिया, ठीक है। ये सिस्टम हो गया हमारा, कौन सा हो गया, स्प्रिंग बैलेंस। चलिए पढ़ते हैं क्या दे रखा है। द एलोगिनेशन डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज टर्म इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी। ये बोल रहा है कि जो इसका एलोगिनेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ग्रेविटेशनल मास के, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास के, ग्रेविटेशनल मास का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्या आया था, F इज इक्वल टू क्या था हमारे पास,
न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू जी एम एम जी अपॉन में आर स्क्वायर था, तो यहाँ से निकाला था ना हमने अपना ग्रेविटेशनल मास, तो एम जी किसके इक्वल आ गया था, एफ आर स्क्वायर अपॉन में जी एम। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यहाँ से क्या था, जो हमारा फोर्स था किसके, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यही बोल रहा है कि एलिगनेशन उसी पर डिपेंड होगा। दस द एलिगनेशन ऑफ द स्प्रिंग गिव्स ए मेजर ऑफ अ ग्रेविटेशनल मास। ये बोल रहा है इसी तरह जो स्प्रिंग होगा हमारा वो क्या देगा, हमें ग्रेविटेशनल मास देगा। फॉर दिस वी फर्स्ट celebrate the spring balance by using standard mass and measuring the elevation. The calibration of spring balance and the mass measurements should be done at same place because the value of z varies from place to place. अब क्या बोल रहा है कि इसमें जो हमारी वैल्यू होगी जी की वो चेंज होगी बार बार। ठीक है, जो पिछला इफेक्ट था हमारा फिजिकल बैलेंस वाला, उसमें क्या था, वैल्यू ऑफ जी थी वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारी वैल्यू ऑफ जी होगी वो हर प्लेस पर अलग अलग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मास ये हमने कल पढ़ लिए थे। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मास डेंसिटी ये भी हमने कल पढ़ लिया था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दे रखा है। कंसिडर ए वाइट ड्वार्फ एंड ए न्यूट्रॉन स्टार ईच of one solar mass. The radius of white dwarf is same as that of Earth, and the radius of neutron star is 10 km. Determine the density of two types of star. Take mass of sun is this. अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए एक वाइट ड्वार्फ दिया और एक न्यूट्रॉन स्टार दिया हुआ है। ठीक है, जो दोनों हैं वो प्रत्येक अलग अलग दोनों का अलग अलग सोलर मास है। ठीक है, जो वाइट ड्वार्फ है उसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, जितनी हमारी रेडियस अर्थ की होती है उसके इक्वल है। और जो न्यूट्रॉन स्टार है उसकी रेडियस दे रखी इन्होंने 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें डेंसिटी निकालनी है किसी भी दो स्टार्स के बीच की। ठीक है, और मास ऑफ सन हमें ये दे रखा है। चलिए सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें वाइट ड्वार्फ का मास दे रखा है, कितना दे रखा है, m इज इक्वल टू 2 × 10⁻30 kg दे रखा है। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है, ये क्या था हमारा ड्वार्फ था ना, और ड्वार्फ की रेडियस कितनी दे रखी है, जितनी अर्थ की रेडियस है, कितनी 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 × 10⁵ मीटर। ठीक है, ये थी हमारे पास ड्वार्फ की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी थी, डेंसिटी ऑफ वाइट ड्वार्फ निकालनी थी ना। तो कैसे निकलेगी, क्योंकि किसी दो स्टार्स के बीच की तो डेंसिटी तभी निकलेगी ना जब वाइट ड्वार्फ की और न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी निकलेगी। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वाइट ड्वार्फ निकालते, तो रो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डेंसिटी हमारी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ड्वार्फ होता है वो हमारा किसकी शेप का होता है, स्फीयर की शेप का, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, मास ऑफ ड्वार्फ दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 2 × 10⁻30 kg। अब यहाँ पर रेडियस की वैल्यू और पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻30 अपॉन में 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी थी इन्होंने 64 × 10⁵ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको। अब इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1.822 × 10⁻9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था तो रेडियस की यूनिट क्या थी मीटर, तो मीटर का क्यूब, ऊपर जाने के बाद ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, केजी हमारा पहले से ही था। ठीक है, तो ये डेंसिटी आ गई किसकी, आ गई वाइट ड्वार्फ की।
ठीक है। अब हमें किसकी डेंसिटी निकालनी है, हमें निकालनी है न्यूट्रॉन स्टार की। तो न्यूट्रॉन स्टार की भी ऐसे ही निकलेगी, कैसे निकलेगी, डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार क्या होगा, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन स्टार कितना दे रखा था इन्होंने, ये दे रखा था इन्होंने 10, ये दे रखा था 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वही तो होगा ना हमारा, मास ऑफ सन जो है उसके इक्वल होगा अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस का क्यूब। तो रेडियस कितनी थी हमारी न्यूट्रॉन स्टार की, 10⁻⁴ हो जाएगा इंटू में मीटर क्यूब। इसको सोल्व कर लेना तो आ जाएगा हमारे पास 4.77 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गई हमारी जो 2 स्टार्स थे उनकी डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे सोल्व कर रखा है, ये देखिए। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं, क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 24, एज्यूम दैट द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय, ये बोल रहा है कि एज्यूम कर लीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है AMP। ठीक है, जो A होता है वो हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, और MP क्या है, ये क्या MP, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब इन्होंने दे रखी है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी, R = R0 A⁻⁴ ये रिलेशन होता है ना, याद होगा आपको। अब देखिए क्या बोल रहा है इन्होंने कि जो R0 की वैल्यू भी दी हुई है वो मान लीजिए कितनी है 1.25। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियर मैटर निकालो, किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है इन्होंने, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब हमें देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो चलिए न्यूक्लियर डेंसिटी निकालें ना, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस का, कितना दे रखा है इन्होंने AMP, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, न्यूक्लियस की, कितनी हो जाएगी 4/3 πr क्यूब। ठीक है, ऊपर वाला को तो ऐसे एज इट इज़ रहने दें, इनकी वैल्यू बाद में पुट करते हैं। और देखिए 4/3 इंटू में 22/7 रेडियस, देखिए रेडियस निकालते हैं, ये दे रखी थी रेडियस की वैल्यू R = R0 इंटू A⁻⁴। ठीक है, अब इन्होंने R0 की वैल्यू क्या दे रखी थी, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, R0 की वैल्यू दे रखी थी ना इन्होंने 1.24 में दे रखी थी, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी ना रेडियस की वैल्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए इंटू में क्या हो जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा R0 है A⁻⁻1/3 और होल का 3। ठीक है, ये इसका ये कैंसिल और ये इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर हमारा A से ये वाला A कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा MP अपॉन में 4/3 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में R0 का क्यूब। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स। तो मास ऑफ प्रोटॉन इन्होंने दे रखा था, रेडियस की वैल्यू भी दे रखी थी। चलिए पुट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फोन में 4/3 इंटू में 22, फोन में 7 इंटू में रेडियस की वैल्यू कितनी देगी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्योंकि जो 1 फर्मी होता है वो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻15। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर क्यूब हो जाएगा ना, ये ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ए न्यूट्रॉन स्टार हैज़ ए डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ न्यूक्लियर मैटर। Assume the star to be spherical. Find the radius of a neutron star whose mass is this twice the mass of sun. ठीक है, क्या दे रखा है इन्होंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या दे रखा हमें एक न्यूट्रॉन की डेंसिटी दे रखी, तो उसकी दे रखी है न्यूट्रॉन की डेंसिटी दे रखी है, न्यूट्रॉन की कितनी दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, और मान लीजिए ये दे रखा कि मान लीजिए जो हमारा स्टार है ये स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो हमें मास ऑफ स्टार निकालना है, नहीं सॉरी, मास ऑफ स्टार तो गिवन है और इसकी रेडियस निकालनी है कितनी होगी स्टार की। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है इन्होंने, मास दे रखा है स्टार का 4.0 इंटू 10⁻10 किलोग्राम। ठीक है, रेडियस निकालनी है स्टार की, तो कैसी होगी, तो डेंसिटी हमारी किसके इक्वल होती है मास बाय वॉल्यूम के। मास हमें गिवन है कितना हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻10 kg अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है स्पेरिकल है ना, तो 4/3 πr³ और डेंसिटी की वैल्यू गिवन है तो 2.8 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो यहाँ से हमारी रेडियस ऑफ स्टार निकलेगी, तो जिसकी वैल्यू होगी कितनी होगी 15 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व कर लेना है इस न्यूमेरिकल को अच्छे से। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।